नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। जी हां, इसी तरीके से कोर्ट रूम में मौजूदगी होगी। हालांकि अफजाल अंसारी फिजिकली वहां पर मौजूद रहेंगे, लेकिन मुख्तार अंसारी की मौजूदगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी और आज जज साहब फैसला सुनाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। अब से थोड़ी देर के बाद उम्मीद की जा रही है कि जज साहब फैसले की कॉपी पढ़ना शुरू करेंगे, फैसला पढ़ना शुरू करेंगे। फिर पता चलेगा कि अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी का फैसला क्या किया है अदालत ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 15 साल पुराने मामले में आज फैसले की घड़ी है। अब से कुछ देर के बाद फैसला सुनाना शुरू कर देंगे। कृष्णानंद मर्डर केस में आरोपी है मुख्तार और अफजाल अंसारी। हालांकि मर्डर केस में दोनों को राहत मिली थी, लेकिन जो गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था इस मर्डर केस को लेकर के, उस पर आज फैसला आना है। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी एमपी एमएलए कोर्ट पहुंच चुके हैं और मुख्तार अंसारी की पेशी होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अदालत में आज अंसारी कुनबे का फैसला होगा और राजनीतिक भविष्य जो है वो भी तय हो जाएगा। खासतौर पर अफजाल अंसारी को लेकर के राजनीतिक जो भविष्य है वो आज तय कर देगी अदालत। तो अंसारी ब्रदर्स पर फैसले को लेकर कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। तो चलिए, जिस तरीके से अदालत अब लगनी शुरू हो गई है और कुछ देर के बाद कहा जा रहा है कि फैसला आ जाएगा। चूंकि 12 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, तो 12 बजे जज साहब फैसला सुनाएंगे और इस फैसले में क्या होता है, भविष्य क्या तय करते हैं जज साहब, ये देखना होगा। क्योंकि अदालत में तमाम सबूत दोनों तरफ से पेश किए गए। बचाव पक्ष की तरफ से सबूत पेश किए गए, गवाह पेश किए गए, अभियोजन पक्ष की तरफ से गवाह और सबूत पेश किए गए, लेकिन अदालत ने इन गवाहों को किस तौर पर देखा है। शैलेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मसले पर बातचीत करने के लिए। शैलेंद्र साहब, आज जो है फैसले की घड़ी है, किस तौर पर देखें जब वो मामला हुआ था तब को लेकर के आप क्या बता सकते हैं जरा दर्शकों को। बात सही है। देखिए, एक बहुत पुराने इसके केस हैं। नंद किशोर रोंगटा का भी इसमें शामिल किया गया, कृष्णानंद राय जी की हत्या का भी केस शामिल किया गया और उस आधार पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा इस पर चलाया जा रहा है। और मेरी बात आप समझ गए कि इसको इस सब मामले में सज़ा होनी ही होनी है, ये बच नहीं सकते हैं। कारण ये है कि जो हमने खासकर अपने केस में जो इसकी आवाज़ टेप की थी शासन के परमिशन से, वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। वो कोई गवाह का, लाइव गवाह का नहीं है कि जिसको आप डरा धमका के बदल सकते हैं जी। तो ऐसी स्थिति में इसको उन सब एविडेंस के आधार पे मेरा पूरा मानना है कि न्यायालय द्वारा इसको सजा होगी। शैलेंद्र जी, कहा जाता है कि मुख्तार और ये जो कुनबा है पूरा लोगों को डराता था, धमकाता था, अफसर भी कार्रवाई करने से बचते थे, लेकिन आपने कार्रवाई की और उसका अंजाम आज हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अदालत कोई भी फैसला दे, लेकिन इस मुकाम तक आपकी कोशिशों की वजह से ये कुनबा पहुंचा है। नहीं, बात सही है। ज़्यादातर अधिकारी लोग ये सोचते थे कि प्रैक्टिकल होने के नाते हम लोग न पंगा लें, और ये अधिकारियों पर भी गोली चलाया था। उस समय एडिशनल एसपी उदय शंकर जायसवाल जी थे, उनके ऊपर गोली चलाया था, सिपाहियों और हेड कांस्टेबल की हत्या किया था। तो लोग एक बचते थे कि सरकार का जब संरक्षण प्राप्त हो माफिया को तो कोई पंगा नहीं लेना चाहता है। लेकिन जिस केस में हमारा इससे आमना सामना हुआ लाइट मशीन गन वाले रिकवरी में, तो वहाँ सब कुछ शासन के परमिशन से ही चल रहा था। आपको याद होगा कि 2003 लास्ट में कृष्णानंद राय और मुख्तार अंसारी के बीच में आमने सामने फायरिंग हुई थी कैंटोनमेंट क्षेत्र लखनऊ में। तो शासन ने कहा कि इसको सब कुछ आप लोग वॉच करिए, सख्त निगरानी करिए, इनके फोन सुनिए, कोई बड़ी वारदात ना हो जाए। और उसी क्रम में ये लाइट मशीन गन खरीदने की बात आई जिसकी रिकवरी हुई। लेकिन दुर्भाग्य इन लोग को इनका कि इनको मालूम नहीं था कि इस पर पोटा लग जाएगा। ये पोटा कानून बहुत हीनियस क्राइम में लगता है, आप भी जानते हैं, टेररिज्म से संबंधित है। अब उसमें मुख्तार की बुरी तरह से मुसीबत हो गई थी, जिससे बचने के लिए इसने मुलायम सिंह जी पर, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, अल्पमत की सरकार थी जिसको इन लोग सपोर्ट करते थे, दबाव बनाया और हमारा गुड वर्क बैड वर्क हो गया।
जी। और नतीजा हुआ कि 15 दिन बाद मुझे इस्तीफा देना पड़ा। और इस इस्तीफे में लिखा मैंने कि जब ये माफिया निर्णय ले रहे हो, सरकार मुहर लगा रही है, ऐसे में ईमानदार अधिकारी को काम करना मुश्किल है और मैं स्वेच्छा से त्यागपत्र करके बाहर जा रहा हूं। शैलेंद्र जी, चूंकि आपने एक राजनीतिक दल का नाम लिया तो मैं सियासत का जिक्र भी करना चाहता हूं। ऐसे माफियाओं का संरक्षण मिलता रहा है, उत्तर प्रदेश में यह इतिहास रहा है, लेकिन अब आपको लगता है कि तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई? इतना बड़ा अगर कोई माफिया है तो उसे राजनीतिक संरक्षण नहीं दिया जाता है? हाँ, बिल्कुल सही है। जैसे आप देखिए, इन लोग को पहले सजा कभी नहीं होती थी ना। आतिक को 44 साल पहले तक कभी सजा हुई, मुख्तार को भी अभी होना शुरू हुआ पिछले साल से। तो जब निज़ाम बदला है, सरकार बदली है और योगी जी ने सबको, पुलिस को खासकर, और सबको कहा कि भय मुक्त होकर आप लोग कार्रवाई करिए, तो ऐसे स्थिति में माफियाओं के लिए फिर मुश्किल हो जाती है। अगर सरकार का संरक्षण नहीं प्राप्त है तो पुलिस फिर अपना जब काम करने लगती तो इन्हीं के कॉलर पकड़ पकड़ के उठा के अंदर करती है। तो अब वो स्थिति आ गई है, इसलिए ये नौबत आ रही है कि अब इन लोग सजा पा रहे हैं। तो इसके लिए माननीय योगी जी द्वारा जो सख्ती की गई है जी, और पुलिस प्रशासन और आम पब्लिक भी राहत की सांस ले रहा है और नतीजा हो रहा है कि माफिया घुटने टेक रहे हैं, व्हील चेयर पे चल रहे हैं, जान की भीख मांग रहे हैं। ये नौबत आई है। शैलेंद्र जी, वो वाकया हमें एक बार दर्शकों को बताइए, क्योंकि लोगों को ये पता होना चाहिए। जनरली हम लोग पत्रकार के तौर पर भी हम लोग पुलिस पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन तब क्या पुलिस अपना काम कर रही थी? आप लोगों ने फोन भी टेप किया, वो तमाम जानकारी जुटाई जिससे इस माफिया का खात्मा हो सके। आप लोगों ने क्या कार्रवाई की थी, क्या प्लानिंग की थी? पुलिस विभाग के तौर पर मैं सवाल पूछ रहा हूं, और सरकार के तौर पर उस वक्त किस तरीके से आपको मजबूर किया गया था? देखिए, हम लोग ने सरकार के कहने पे ही सब कार्रवाई शुरू की है। और जब ये बातचीत के दौरान आया कि मुख्तार अंसारी एक लाइट मशीन गन खरीदना चाहता है, जो सेना का एक भगोड़ा है बाबूलाल यादव, और राष्ट्रीय राइफल से चुराकर, जो जम्मू कश्मीर में यूनिट थी, वहां से भागा हुआ है और 1 करोड़ में इसको बेच रहा, फाइनल सौदा हो चुका है। जब उस समय के एसएसपी तत्कालीन श्री राजकुमार विश्वकर्मा जी थे, जो वर्तमान में डीजीपी हैं, इनके संज्ञान में चीजें लाई गई तो इन्होंने तत्काल ऊपर के अधिकारियों को कन्वे किया और कहा कि साहब इस पे क्या करना है, कैसे करना है। तो सब लोगों ने कहा कि ये लाइट मशीन गन किसी भी कीमत पर मुख्तार के पास नहीं जानी चाहिए, वरना अगर उसके पास चली गई तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा और सरकार की छवि खराब हो गई। क्योंकि इससे शासन प्रशासन, सोचिए अब जब लखनऊ में कैंटोनमेंट फायरिंग हो रही है और लाइट मशीन गन हाथ में हो, जिसकी मारक क्षमता कितनी ज्यादा होती है कि सैकड़ों गोलियां सेकंडों में निकलती हैं, तो ऐसी स्थिति में शासन ने तय किया कि इसकी रिकवरी की जाए और उसके पास न जाने पाए। और उसमें फिर हम लोगों ने, हमारी यूनिट ने जान पे खेल के रिकवरी किया। लेकिन मुख्तार दोपहर तक इस बात से खुश था कि चलो ये रिकवरी हमारे पास नहीं हुई है, जो बेच रहा है उसके पास हुई है, और सिंपल आर्म्स एक्ट की कार्रवाई समझ रहा था, ठीक है, जिसमें जिसके पास रिकवरी होती है दोषी होता है जी। लेकिन जब पोटा कानून शाम को पता चला लगा है, जो उस समय एग्जिस्ट करता था, तो ये घबरा गया। पोटा कानून में जो बात करता है वो भी उतना ही दोषी हो जाता है जी। और खासकर इसका फोन शासन के परमिशन से सुना गया था, तो वो एविडेंस एक्ट के तहत कवर होता था, ठीक है। तो अब मुख्तार सोचने लगा कि मैं बच नहीं पाऊंगा, तब ये सब पूरी स्थिति उल्टी और दबाव बनाया गया। शैलेंद्र जी, मैं रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं आपसे। पूरी बातचीत हम जारी रखेंगे, लेकिन